पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की आर्थिक प्रणाली पर, जिसके अंतर्गत बाजार प्रणाली, गैर बाजार प्रणाली और मिश्रित प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है उस पर हाल के वर्षों में जो विद्वानों का विचार है उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम वितरण प्रणाली की बात करें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि लोगों तक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार से होगा। तो इसमें जैसे बाजार प्रणाली है, बाजार प्रणाली के अंतर्गत जो वितरण का काम होता है वो बाजार की शक्तियाँ देखती हैं। लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो एक निश्चित मूल्य दे करके बाजार से उन चीज़ों की प्राप्ति कर लेती हैं। तो बाजार आर्थिक प्रणाली में वितरण का काम बाजार की शक्तियों के माध्यम से होता है। और जो गैर बाजार प्रणाली है उसमें जो वितरण का कार्य देखता है वो राज्य देखता है, सरकारें देखती हैं। लोगों को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों की पूर्ति राज्य के माध्यम से की जाती है। इसमें बाजार की शक्तियों, बाजार की जो शक्तियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। और जो तीसरी आर्थिक प्रणाली है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, इसमें वितरण का कार्य राज्य और बाजार दोनों मिलकर के करता है। बाजार जिन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसकी पूर्ति राज्य के माध्यम से की जाती है। जैसे बाजार के पास इतना पूंजी नहीं होता कि वो इतना अधिक निवेश कर पाए, तो राज्य निवेश करता है उन विषयों पर और उनकी उपलब्धता राज्य करवाता है। तो ये वितरण प्रणालियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की। तो अब हम देखेंगे कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर जो समसामयिक विद्वानों का विचार है उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो उसमें सबसे पहला विचार वाशिंगटन सहमति का है। वाशिंगटन सहमति का जो विचार है वो 1789 के समय में जॉन विलियमसन के द्वारा दिया गया था। यह एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी जो मुख्यतः लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों और एशियाई और अफ्रीका के पिछड़े और विकासशील देशों के लिए थी, जिससे वो अपने अर्थव्यवस्था में सुधार कर सके। वाशिंगटन में एक बैठक हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, इन सब लोगों ने मिलकर के ये सहमति तैयार की। तो इसके अंतर्गत 10 बिंदुओं की बात की गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 बिंदुओं को मुख्य लिया है। तो आइए देखें कि कौन कौन से आर्थिक सुधार इसके अंतर्गत प्रस्तावित थे। तो पहली बात इसमें कही गई कि जो सार्वजनिक क्षेत्रकों में खर्च किया जा रहा है, जो सार्वजनिक खर्च किया जा रहा है उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए खर्च की कि उनको ऐसे विषयों में निवेश किया जाए जिससे उच्च लाभ की प्राप्ति की जा सके। दूसरी बात इसमें कही गई कि ब्याज दर का उदारीकरण कीजिए। कहने का मतलब आपके जो देश में ब्याज की दरें हैं जो ऊंची है उनको कम किया जाए, जिससे अधिक कर्ज उपलब्ध हो निवेशकों के लिए, जिससे वो उन कर्जों को लेकर के निवेश कर सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तीसरी बात यहाँ पर की गई कि व्यापार का उदारीकरण किया जाए। व्यापार के उदारीकरण के चलते अपने बाजार को विश्व के अन्य उत्पादक देशों के लिए खोलना, जिससे दुनिया के अन्य देशों के जो उत्पादक हैं वो आपके बाजार में आकर के अपने उत्पादों को बेच सके। इसके अंतर्गत फ्री मार्केट करना, मतलब मुक्त बाजार करना, कोई किसी प्रकार का अवरोध न लगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। चौथा जो बिंदु है वो निजीकरण की बात करता है। इसके अंतर्गत जो राज्य समर्थित जो उत्पादन हो रहा है उसका निजीकरण किया जाए। कहने का मतलब निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए और बाजार की जो शक्तियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि बाजार जो व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा
उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और पांचवा जो बिंदु था वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतःप्रवाह को बढ़ावा देना। आप अपने बाजार को खोलिए, जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकर्षित कीजिए, ऐसी नीतियाँ बनाइए, या जिन भी तरीक़ों से आप विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकें, अपने मुद्रा का अवमूल्यन या जो भी तरीके हो सकते हैं, उनके माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दीजिए। तो इस वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रों के बाजार को खोल देना दुनिया के अन्य उत्पादक देशों के लिए, और जो उत्पाद है उनकी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना, और जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा देना। ये सारी चीज़ें, विदेशी निवेश आएगा तो पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो जिन देशों ने इसको लागू किया, मैंने बताया आपको कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी और एशियाई देशों ने उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के द्वारा एक थोपा गया विचार है, और इसके पीछे अमेरिका की एक चाल है। वो दुनिया के सभी बाज़ारों में अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि वो तकनीकी रूप से और पूंजीगत रूप से बहुत सक्षम है। तो वो दुनिया के बाज़ारों में अपनी पहुंच के साथ साथ अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो ये सारे विचार थे असहमति के, जो इसकी आलोचना की जा रही थी। तो ये मुख्यतः 3 चीज़ों की वकालत करता है: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि आपने देखा ही है कि भारत में 1991 के दशक में 1991 के वर्ष में LPG रिफॉर्म्स किए गए थे। तो ये इसी सहमति से प्रेरित ये चीज़ें थी। तो 2008 में जब मंदी आई, वैश्विक मंदी आई, जिसमें पश्चिमी देशों का भी आर्थिक संकट था, तो वाशिंगटन सहमति के जो विचार थे कि बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बाजार की शक्तियों को बढ़ावा देना, तो ये विफल होते दिखाई दिए कि आपकी जो विचार हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंदी से निकला नहीं जा पा रहा है। तो विद्वानों ने राज्य हस्तक्षेप को शामिल करने की वकालत की कि राज्य का हस्तक्षेप बिना हुए मंदी से बाहर नहीं निकला जाएगा। तो अब ये आम सहमति बन गई है कि राज्य का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। तो अब एक नई प्रकार की अवधारणा निकल कर गई, जिसको विकास राज्य की अवधारणा कहते हैं, है ना, कि जिसमें बाजार की भी शक्तियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप कह सकते हैं कि जिसमें राज्य निर्देशित विकास कार्यक्रम और राज्य निर्देशित आर्थिक विकास होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो नया विचार आया वो था बीजिंग सहमति। इसको चीनी मॉडल भी कहते हैं, विकास का चीनी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि चीन का जो आर्थिक उदय दिखाई देता है पूरे विश्व को 1980 के दशक के बीच से, आप देखिए उसके बाद से चीन ने जो प्रगति की है, आप समझिए 2 अंकीय वृद्धि दर हासिल की है चीन ने। इतना वृद्धि दर किसी ने हासिल नहीं किया। 9.5 के ऊपर ही उसका विकास दर रहा हमेशा से। GDP ग्रोथ रेट 9 पॉइंट के ऊपर ही रही हमेशा से। तो उसको देख करके विश्व के सभी देशों ने, और जो 2008 में संकट आया विश्व पर, उसका भी चीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो विकास करता ही चला जा रहा था। तो दुनिया के देशों ने देखा कि भैया चीन जो विकास का मॉडल अपना रहा है वो तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग भी अपना करके विकास किया जाए। तो 2004 में एक व्यक्ति थे जोशुआ कूपर रेमो, उन्होंने इस विचार का प्रस्ताव रखा था। तो मैंने आपको बताया ही, जिसे चीनी आर्थिक विकास का मॉडल माना जाता है। तो इसको वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में जो चीन की हालत है, विकास दर उसकी गिर रही है, तो इससे दुनिया के देशों का मोह भंग हो गया चीनी मॉडल से, और अब ये इसका प्रयोग तो कोई वैसे भी नहीं कर रहा था, तो अभी भी कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा चीनी मॉडल का। उसके बाद जो एक सहमति आई है वो है
सैंटियागो सहमति। ये सैंटियागो में बैठक हुई, उससे जो निकल कर के सहमति आई वो सैंटियागो सहमति। ये भी वाशिंगटन सहमति के विकल्प के रूप में इसको भी देखा जाता है। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसमें भी प्रस्ताव सुझाए गए कि आप कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः समावेश की बात की गई, इंक्लूजन की बात की गई। और समावेश कैसा? सामाजिक और आर्थिक समावेश। सामाजिक और आर्थिक समावेश क्या होता है? सामाजिक समावेश के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि जो आप सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है, उन भी व्यक्तियों को विकास के परिणामों में सम्मिलित किया जाए, उन तक भी विकास के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो विकास हासिल कर रहा है, उन तक भी उसकी पहुंच होनी चाहिए। और आर्थिक समावेश के अंतर्गत भी यही बातें आती हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी भी आय में वृद्धि हो, आर्थिक विकास के लाभ उन तक भी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें सैंटियागो सहमति। तो सैंटियागो सहमति भी मुख्य रूप से राज्य का अर्थव्यवस्था में जो हस्तक्षेप है उसको बढ़ावा देता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। और इसके अंतर्गत जो सामाजिक और आर्थिक समावेश की बात की जाती है उसमें कहा जाता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किए जिससे गरीबी का उन्मूलन हो, और रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किए जाए जिससे रोजगार बढ़े। जब रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, देश विकास करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सुविधाओं पर ध्यान देना और राज्य समर्थित पूंजी निवेश करना, ये सारी चीज़ें सैंटियागो सहमति। तो ये मुख्यतः 3 विचार थे जो वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति और सैंटियागो सहमति। ये 3 जो विचार हैं इनका प्रभाव मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर पड़ता है। तो अब हम अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय है ना। राष्ट्रीय आय में हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इन सब अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो विकास कैसे नापा जाए, प्रगति कैसे नापी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है विशेषज्ञों के सामने। तो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे साइमन कुजनेट्स, उन्होंने कहा कि विकास को सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से नापिए। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के भीतर, वित्तीय वर्ष आप सभी जानते हैं 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच का जो समय होता है, जैसे अगर मैं कहूँ 31 मार्च 2020 से 1 अप्रैल 2021 के बीच का जो समय है वो एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वही जीडीपी होता है। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है कि अब उस प्रोडक्ट में, अब उस उत्पाद में मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है, मूल्यवर्धन अब नहीं किया जा सकता है, तो वो जीडीपी होता है। तो अगर जीडीपी में परिवर्तन देखना है, जैसे किसी भी देश में कोई भी देश विकास कर रहा है, इसका आकलन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर कितना है। तो जीडीपी में जो प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन, उसका आकलन करके हम उसका वृद्धि दर निकाल लेते हैं कि भैया जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही है, विकास 7% की दर से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। अब जीडीपी का जो आकलन किया जाता है वो 2 आधारों पर किया जाता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल दर पर, जिसको कहते हैं प्रचलित विनिमय दर पर, और दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसको क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कहा जाता है। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और प्रचलित विनिमय दर में, नॉमिनल प्राइस पर, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। तो इतना अंतर कैसे है? जैसे आप
प्रचलित विनिमय दर के आधार पर देखेंगे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था की आंकड़ा है वो आपको दिखाई देगा 2.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और अगर आप पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखेंगे तो 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी इकोनॉमी दिखाई देती है। तो इतना अंतर कैसे आ जाता है, तो इसको आइए समझते हैं। जैसे नॉमिनल बेसिस पर अगर हम देखें, जिसको प्रचलित विनिमय दर के आधार पर कहा जाता है, तो प्रचलित विनिमय दर के आधार पर हम ऐसा देखते हैं कि दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपनी मुद्रा के आधार पर इसका आकलन करती हैं। जैसे भारत में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सर्विसेज प्रोडक्ट्स और जितनी भी सर्विसेज उत्पादित की जाती हैं उनका जो मूल्य होता है उसको निकालते हैं तो वो आपका जीडीपी होता है। और अगर इसकी तुलना की जाती है तो किसी एक मुद्रा पर, जैसे डॉलर सर्वमान्य है तो डॉलर पर निकाल लिया जाता है। जैसे भारत में अभी $1 की कीमत 83-84 रुपये है, तो जितना हमारे पास मूल्य आता है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस आधार पर तुलना कर ली जाती है कि इतना। तो सभी जितनी भी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं सब अपनी मुद्रा के आधार पर अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का निर्धारण करके इस तरीके से नॉमिनल प्राइस पर वो आकलन कर लेते हैं। और पीपीपी के आधार पर कैसे आकलन किया जाता है, जैसे इसमें देखा जाता है कि दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इसमें क्या होता है, एक बकेट होता है, वस्तुओं और सेवाओं का एक टोकरी होता है, उसमें लगभग 3000 वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। देखा जाता है कि हर एक देश में उस वस्तु को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें कि मान लीजिए भारत में आप एक चाय खरीदते हैं, उसकी कीमत 10 रुपये है, और वही चाय आप, ये इंडिया में और वही चाय आप अमेरिका में खरीदते हैं तो वो $1 के बराबर है ना। अमेरिका में वही चाय आपने खरीदा तो वो $1 के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि $1 तो 10 रुपये के बराबर हो गया, $1 तो 10 रुपये के बराबर हो गया ना। वही चाय आपको अमेरिका में $1 की मिल रही, वही चाय आपको भारत में 10 रुपये की मिल रही है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो 83 रुपये है हमारा, ये लगभग $8 के बराबर आ गया। तो इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पीपीपी पर, परचेजिंग पावर पैरिटी पर हम इतना ज़्यादा आंकड़ा दिखाई देता है, क्योंकि अभी $8 हो गया। मान लीजिए कि हमारा जो जीडीपी है नॉमिनल प्राइस पर वो $2 ट्रिलियन है, लेकिन जैसे ही हमने पीपीपी पर काउंट किया तो $2 ट्रिलियन, हाँ मान लीजिए कि अन्य वस्तुओं का उतना दाम नहीं होता इतना अधिक, लेकिन फिर भी अगर वैसे हम कैलकुलेट करें तो 8 दूना $16 तो हो ही जाएगा, है ना। तो अगर $2 ट्रिलियन है तो $16 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी आ जाएगी परचेजिंग पावर पैरिटी पर। तो इस तरीके से इतना अंतर आता है। तो इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी पर जो है हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है और नॉमिनल प्राइस पर वो 5वें स्थान पर। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम आगे पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP और अन्य जो अवधारणाएं हैं उस पर। धन्यवाद।